नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लोग अभी परेशान हैं क्योंकि महंगाई काबू में नहीं आ रही, लोग नाराज हैं। महिला आरक्षण के बिल पर पोल खुल गई है और इस महिला आरक्षण के बिल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के साथ रिश्तों को लेकर एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अभय दुबे जी से मैंने शानदार बातचीत की है इस युद्ध को लेकर, महिलाओं की राजनीति को लेकर। सीधा चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। कभी कभी लगता है कि ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो गया, मामला निपट गया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ चीजें बिगड़ती रहती हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने समुद्री डकैती की है एक जहाज को लेकर, उस जहाज को रोका, कब्जे में लिया। और अब ईरान, जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक पाकिस्तान पहुंची नहीं है ईरान की टीम। पाकिस्तान चिंतित है क्योंकि वार्ता होनी थी मंगलवार या बुधवार को और वो टीम पहुंची नहीं है। हालांकि अमेरिकी टीम पहुंच गई, ऐसा कुछ एजेंसियों ने कहा है। क्या ये माना जाए कि ये वार्ता अब सफल नहीं होगी? कुछ गोदी मीडिया ने चैनलों में मैं देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ईरान में भी तख्ता पलट हो गया है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो किनारे कर दिए गए हैं, उनके सैन्य शासन ने एक तरह से कब्जा किया है। तो ये जंग अभी और लंबी चल सकती है। दुनिया में स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। तेल की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और पूरे दुनिया चिंतित है। इस पूरे मामले पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, ईरान के बारे में जो खबरें उड़ाई जा रही हैं वो तो खबरें अमेरिका द्वारा प्रबंधित खबरें हैं। दुनिया का ग्लोबल मीडिया अमेरिका के शिकंजे में है और अमेरिका का समर्थन करना मीडिया को लगता है जैसे कि वो सही पक्ष में खड़ा हुआ है। और ईरान की एक दो खबरें दिखा दी, ईरान की कुछ बहादुरी की तारीफ कर दी, लेकिन अंततः वो डोनाल्ड ट्रंप, कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी कर दी, लेकिन अंततः उसका लोहा जो है वो अमेरिका के पक्ष में बचता है। तो ये सब खबरें प्लांटेड हैं कि वहाँ ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड और पॉलिटिकल लोगों के बीच में एक तरह का विवाद है, या संसद के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ उनको गद्दार कहा जा रहा है। इस प्रकार की खबरें जो है वो अमेरिका उड़वा रहा है। अमेरिका का मकसद ही यह है कि ईरान के अंदर कुछ अंदरूनी बगावत पैदा कर सके, इसलिए, और यही उसका मकसद है। ईरान के अंदर बगावत हो जाएगी तो अमेरिका के सारे मकसद युद्ध हो ही जाएंगे। इतना बड़ा उसने युद्ध छेड़ा, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा अभी तक खर्च कर दिया, लेकिन आज तक वो अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करवा पाया। तो मैं तो इन खबरों को मानता हूं कि ये बिल्कुल बेकार की खबरें हैं, इनके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, क्या ईरान कल से जो वार्ता शुरू होने वाली है इस्लामाबाद में उसमें भाग लेगा? जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त तक ईरान की टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। इसकी कोई खबर किसी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, कहीं से कोई बयान नहीं है, कहीं से कोई इस खबर का कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान की टीम वहां पहुंची है। अमेरिका की टीम या तो पहुंच गई है या पहुंचने वाली है, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं सुरक्षा संबंधी और अमेरिकी टीम की अगवानी करने संबंधी गतिविधियां दिख रही हैं, उससे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति JD वेंस के नेतृत्व में वहां पर अमेरिकी टीम पहुंचने वाली है। अमेरिकी टीम अकेले पहुंच के करेगी क्या जब तक ईरानी टीम वहां नहीं पहुंचेगी? ईरान की टीम निश्चित रूप से वहां नहीं पहुंची है। अब चूंकि मीडिया अमेरिका के कब्जे में है तो मीडिया लगातार ये संभावनाएं जता रहा है कि ईरान की टीम आज नहीं पहुंची तो कल पहुंच जाएगी। तो उसका कहना यह है कि अभी तक नहीं पहुंची है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल पहुंच जाएगी, क्योंकि वो तो ये लगातार कहेगा ही, जो ट्रंप का मकसद है उस मकसद के मुताबिक कहेगा कि ईरान की टीम वहां पहुंचने वाली है। ईरान ने अपना रवैया पिछले दिनों सख्त किया है। उसने होर्मुज जो खोल दिया था उसको फिर से अपनी तरफ से बंद कर दिया। उसने कहा हमारे जहाज अगर नहीं निकल सकते तो किसी के भी जहाज नहीं निकल सकते। उससे क्या हुआ है कि वहां पूरी तरह गतिरोध पैदा हो गया है और तेल की आवाजाही जो थोड़ी बहुत हो रही थी, तेल और गैस की आवाजाही, वो भी रुक गई है, जिससे पूरी दुनिया में जो एनर्जी संकट था, ऊर्जा संकट था, वो और भी सघन हो गया है और भी संगीन हो गया है और सारी की सारी दुनिया उससे प्रभावित है। मैंने पहले भी कहा था, इस एनर्जी संकट से एशिया के 3 देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनमें एक है जापान, दूसरा है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, जो कि अमेरिका के समर्थक रहे हैं और अभी भी काफी कुछ हैं, हालांकि अब पहले इतने समर्थक नहीं है, और दूसरा है भारत, जो कि अमेरिका का दुमछल्ला बना हुआ है। मोदी जी अमेरिका के दुमछल्ले हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से एक फोन आ जाता है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी की घर में किसी की शादी का ऐलान हो गया, वो लोग इतने नाचने गाने लगते हैं पूरी तरीके से। पूरा मीडिया कहता है हाँ हाँ ट्रंप जी ने फोन कर दिया और मोदी जी ने 40 मिनट बातचीत हो गई।
इस प्रकार की बातचीत होने लगती है। ईरान का कहना यह है कि हम अमेरिका से कैसे बातचीत करें। ट्रंप की मांगे मैक्सिमलिस्ट हैं, यानी वो अधिकतम मांगे कर रहे हैं, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो अपमानजनक हैं। उन उसके आधार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके लिए रेड लाइन क्या है। उसके लिए रेड लाइन ये है कि न तो वो अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद करेगा और ना ही अपना परिशुद्ध यूरेनियम जो है, संवर्धित यूरेनियम है, वो अमेरिका को सौंपेगा। ये उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और इसके अलावा दूसरी बातों पे बातचीत करो। उसने कहा ये तो हम वायदा कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे हम अपना यूरेनियम आपको दे देंगे, इस तरह के काम करेंगे तो नहीं करेंगे। फिर अमेरिका की तरफ से एक ये पासा फेंका गया है कि हम आपके जो आपके एसेट्स, यानी आपकी संपत्तियां, आपका बड़ा पैसा, बिलियंस, करीब 200 बिलियन डॉलर, इससे भी बड़ी धनराशि जो कि कतर में और दूसरी जगहों पे और अमेरिका में ईरान की फ्रीज है, अमेरिका ने उसको एक तरह से जाम कर रखा है, उसको हम रिलीज कर देंगे और वो ईरान को मिल जाएगी इतनी बड़ी रकम। इसके ऊपर अमेरिका ने ईरान को लालच दिया है कि वो शायद 20 या 40 बिलियन डॉलर और दे देगा ईरान को ऊपर से, बशर्ते ईरान उसको अपना संवर्धित यूरेनियम दे दे। अच्छा, अब ईरान इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं। उसका एक ऐतिहासिक कारण है। उसका ऐतिहासिक कारण यह है कि अमेरिका ने अतीत में, डोनाल्ड ट्रंप तब नहीं थे राष्ट्रपति, लेकिन अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों ने, एक तो लीबिया के नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के साथ में, इजिप्ट में होस्नी मुबारक के साथ में, और इराक में सद्दाम हुसैन के साथ में इसी तरह की डील की थी कि हम आपको इतने इतने रकम दे देंगे, आप बदले में हमारा ये काम हमारे हिसाब से कीजिए। और अमेरिका ने वो पैसे दे भी दिए उनको। अमेरिका का पैसे की कमी नहीं है, उसके लिए उसके 15, 20, 25, 50 बिलियन डॉलर किसी को दे देना उसके लिए मामूली बात है। उसने दे दिए पैसे। इन लोगों ने अमेरिका की बात मान ली, और अमेरिका की बात मानने के बाद अमेरिका ने फिर हमला करके इन्हीं नेताओं को नष्ट और बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं, इतिहास बताता है गद्दाफी का क्या हाल हुआ, मारा गया। सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ, मारा गया। होस्नी मुबारक का क्या हाल हुआ, हम सब लोग जानते हैं। तो जो इस्लामिक दुनिया है, इस्लामिक दुनिया के साथ में अमेरिका का ये पुराना हथकंडा है कि वो लालच और प्रलोभन देके अपनी बातें, डराकर या प्रलोभन देके अपनी बातें मनवाता है, और उसके बाद में फिर वहां पर उन सबको हमला करके खत्म करके और उन पूरे राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और संप्रभुता को बर्बाद कर देता है। अमेरिका उनके नेताओं को नष्ट कर देता है, मार डालता है। ये बिल्कुल, या तो आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठ जाइए, उसके आदेशों को मानने लगिए, और अगर आप जरा भी संप्रभुता या स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करते हैं तो अमेरिका किसी न किसी तरीके से आपको बर्बाद कर देता है। ये एक पुराना रिकॉर्ड है, सब इतिहास में दर्ज है। ईरान इस बात को दोहराना नहीं चाहता। ईरान कहता है कि इन दोनों ने, मुबारक ने, सद्दाम ने और गद्दाफी ने जो गलतियां की थी, वो गलती ईरान के नेता नहीं करेंगे। इसलिए ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम सब ये बातें आपकी मानने वाले नहीं है। देखिए, इसका बहुत बड़ा ईरान जिस मजबूती के मुकाम से बोल रहा है उस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। ईरान के साथ रूस और चीन है। साथ होने का मतलब ये नहीं है कि रूस की फौजें और चीन की फौजें ईरान के साथ लड़ने लगे, वो ये इसका मकसद नहीं है। वो लोग बाकायदा ईरान के साथ सलाह मशवरा करते हैं और ईरान को ऐसी बातों की मदद देते हैं जो ईरान उनकी मदद के बिना इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता था। सैटेलाइट मदद, सूचना, ये सब बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं 4 PM के मंच पर। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान अपनी कूटनीति को, युद्ध संबंधी कूटनीति को कैसे चलाए, कैसे उसका संचालन करे, इस मामले में चीन उसका बहुत साथ दे रहा है। आपको ध्यान होगा कि सऊदी अरब वाले लोग अभी चीन गए थे और वहां जाके उन्होंने चीनी नेताओं से बातचीत की, शी जिनपिंग से मिले और उनसे कहा कि आप ईरान को हथियार मत दीजिए और हम आपके यहाँ मतलब इतने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो शी जिनपिंग ने उनको बड़ी डांट लगाई। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से नहीं अपनी कूटनीति चलाते हैं कि आप वहां से गाजर हिलाते हुए आ जाएं और हम उसके लालच में जो है आपकी बात मान लें। हम शर्तों पे नहीं निवेश कराते हैं अपने यहाँ कि हम ये काम करेंगे तब आप हमारे यहाँ निवेश करेंगे। भगा दिया उन लोगों को डांट के, वहां से अपना समूह लेके चले आए वो।
क्योंकि चीनी लोग जो हैं वो दूरगामी फायदे देखते हैं। वो जानते हैं कि पूरे मध्य पूर्व में, जो कि ऊर्जा सप्लाई का एक बहुत बड़ा केंद्र है दुनिया का, और वो मध्य पूर्व की जो भौगोलिक स्थिति है आप तो अच्छी तरह जानते हैं संजय जी। उस आप दुनिया में कहीं भी जाइए आपको मध्य पूर्व के एयर स्पेस से गुजरना पड़ेगा, और वहां फंस गए आप तो फंस गए। जो आजकल फंसे हुए हैं लोग, कहां कहां से घूम घाम के दुनिया की यात्रा पे लोगों को जाना पड़ रहा है, कितने महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं, कितना समय दूना तीन तिगना लग रहा है उसमें। तो ये इस मध्य पूर्व, चीन जानता है कि मध्य पूर्व पे जिसका दबदबा रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं कि मध्य पूर्व उसका दबदबा रहेगा, वो दरअसल दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है और अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। अमेरिका की खूबी यह है कि उसके पास तेल है, इतना तेल है कि अपनी जरूरतें भी पूरी कर लेता है वो, और बेचता भी है। इतना तेल आपको, अमेरिका को कहीं तेल नहीं चाहिए। चीन के पास तेल नहीं है। चीन अपना सारा तेल आयात करता है, इसलिए चीन को रूस से भी अच्छे संबंध रखना जरूरी है और ईरान से भी अच्छे संबंध रखना जरूरी है। और चीन जो है सऊदी अरब से भी तेल लेता है, और सभी लोगों से तेल लेता है वो। ईरान का तो 80% तेल चीन लेता है। तो ये जो स्थिति है वो चीन को मध्य पूर्व द्वारा से मिलने वाली तेल और गैस की सप्लाई पर निर्भर बना देती है। और ईरान ने, और इसीलिए चीन ने इन लोगों से अपनी सेटिंग बहुत बढ़िया कर रखी है। वो ईरान का सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है इस वक्त, और वो कामयाब है अपनी इस रणनीति में। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि चीन कामयाब है। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई चीन हथियार ना दे, चीन कहता हमने कोई हथियार नहीं दिया, हम कौन से हथियार दे रहे हैं। तो कहने से क्या होता है, जो बात कही जाती है वो की तो ना जाती है। सब लोग जानते हैं कि चीन सक्रिय रूप से उनको समर्थन दे रहा है, उनको पूरी तरीके से। ईरान के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा रूस द्वारा सप्लाई किया हुआ है, और उनकी जो अंतरिक्ष सैटेलाइट के जरिए जो सूचनाएं चीन को मिली हैं, उनके जरिए ईरान को मिली, उनके जरिए ईरान बहुत सारी निशानेबाजी कर रहा है अपनी मिसाइलों की। और अमेरिका जानता है कि चीन ही बता देगा कि कहां कहां मिसाइल मारने से अमेरिका के जो युद्धपोत खड़े हुए हैं वहां पे डूब जाएंगे, और उससे उनकी बड़ी बदनामी होगी। यही सब देखते हुए मेरे ख्याल से आज सुबह के वक्त फील्ड मार्शल मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उनसे कहा कि भाई अगर आप अपना ब्लॉकेट ढीला नहीं करेंगे तो वो आएंगे ही नहीं बातचीत करने के लिए, तब क्या फायदा होगा। आप सोच लीजिए, अगर आपको बातचीत करनी है, आप शर्तें उनसे तभी तो मनवाओगे जब बातचीत करने आएंगे वो। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी बात समझ में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे, ये नहीं कहा कि हम हटा लेंगे अपना ब्लॉकेट। तो मामला जब तक अमेरिका जो है ढक्कन थोड़ा खोल के ढीला नहीं करेगा, तब तक ये वार्ता शुरू नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभय जी, इस बीच में ये जो पाकिस्तान की एक नई भूमिका नजर आई है, जिसको हम आतंकी देश कहते रहे हैं, था भी आतंकी देश, लेकिन वो जिस तरह से सशक्त होकर सामने आया है कि अमेरिका से उसके रिश्ते इतने बढ़िया हो रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको फोन कर रहे हैं, वहां पे वार्ता हो रही है, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, या भारत की विदेश नीति के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए भारत की स्थिति क्या है, भारत अमेरिका से अपनी दोस्ती बना के रखना चाहता है हर कीमत पे। चीन से उसकी दोस्ती है नहीं भारत की, चीन से उसका सीमा विवाद है। पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पाकिस्तान का चीन के साथ भी अच्छा संबंध है और अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध है, और पाकिस्तान ने एक तीसरी सफलता और हासिल की है, उसके रूस से भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। पहले रूस पूरी तरह भारत के साथ था, तो अगर पाकिस्तान के पास 3 हाथ होते तो तीनों हाथों में लड्डू होते इस वक्त। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है। यहां भारत में क्या है कि मीडिया में इन बातों की सच्चाई जो है वो रखी नहीं जाती। सरकार ये बात कहना कि पाकिस्तान विदेश नीति में भारत को बार बार हरा रहा है, पीछे छोड़ रहा है, ये बात कोई कह नहीं सकता यहाँ पे। जबकि स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी की है, उससे भारत जो है वो होड़ में, वैसे भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ा देश है, बहुत समृद्ध देश है, बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है। दोनों के बीच में फौजी ताकत के बीच में भी कोई मुकाबला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं वो हर जगह जाके अपना भारतीय के तौर पर परिचय देते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान के तौर पर परिचय देते हैं तो उनकी इज्जत नहीं बनती। जब वो कहते हैं हम इंडियन है, देखने में वो इंडियन लगते हैं, हम लोगों जैसी भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के पंजाबी, पाकिस्तान के सिंधी, पाकिस्तान के मुहाजिर जब वहां जाते हैं, आपको डेनमार्क में मिलेंगे, आपको पेरिस में मिलेंगे, आपको रोम में मिलेंगे, वो कहते हैं हम तो इंडियन हैं, बसें चला रहे हैं या और काम कर रहे हैं, या वो सेल्फी की स्टिक बेच रहे हैं। पेरिस के चौराहों पे आपको जो इस तरह के छोटे छोटे काम करते हुए मिलेंगे, वो सब पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं। वो सारे के सारे अपने आप को भारतीय कहते हैं। जितने बांग्लादेशी हैं वो भारतीय रेस्तरां पूरे यूरोप में, इंडियन फूड के नाम से जो रेस्तरां मिलता है वो उसके मालिक कौन है? बांग्लादेशी। अरहर की दाल रोटी अगर आपको यूरोप में खानी है तो वो बांग्लादेशी रेस्तरां वाला आपको खिलाएगा। तो ये स्थिति है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है, लेकिन मोदी जी ने इस प्रतिष्ठा में बहुत जिसे कहते हैं इस प्रतिष्ठा को बहुत कम किया है। जिस तरह की इन्होंने विदेश नीति बनाई है मोदी जी ने, उससे भारत की प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत कम हुई है। और जब इतिहास में आगे आने वाले भविष्य में इस चीज की निष्पक्ष जांच पड़ताल होगी, इसका एक मूल्य निर्णय होगा कि उन्होंने क्या किया है, तब ये बात और स्पष्ट रूप से निकल के आएगी। ठीक बात कह रहे हैं। जरा हम लोग भारत की राजनीति पर भी जिक्र चर्चा कर लें। इस महिला आरक्षण को लेकर विवाद हुआ है लगातार। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपकी दृष्टि से ये जो प्रचार तंत्र है, जो आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की बात है कि किसने महिलाओं के हित में बात की और किसने महिलाओं के अहित की बात की, इसमें कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कौन आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीत रहा है? देखिए, मैं निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का तर्क क्या है पहले वो रखूंगा आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी है, उसका कहना यह है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण को लागू करने में अड़ंगा लगाया। अगर वो तीनों संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवा देता तो महिला आरक्षण लागू हो जाता। महिला आरक्षण कब लागू होता ये नहीं बताता वो। महिला आरक्षण तब लागू होता है जब 2011 की जनगणना के आधार पर पहले परिसीमन होता, फिर उस परिसीमन के बाद में जो 543 सीटें हैं वो बढ़कर 815 या 850 हो जाती, तब महिला आरक्षण लागू होता। यह है पूरा भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। विपक्ष का कहना यह है कि महिला आरक्षण तो पास हो चुका है 2023 में, कानून बन चुका है, राष्ट्रपति दस्तखत कर चुके हैं, आप इसको तुरंत लागू कर दीजिए। आप 543 सीटों पर ही उसको लागू कर दीजिए। बाद में परिसीमन होता रहेगा, परिसीमन के बाद वो बढ़ जाएंगी अपने आप सीटें। अच्छा, विपक्ष का तर्क यह है कि तुरंत लागू करो ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले परिसीमन वाला कानून पास कराओ, परिसीमन वाला कानून पास कराओ, संसद की सीटें बढ़ के 850 हो, तब हम महिलाओं को उसमें 33% आरक्षण देंगे। यानी आज की तारीख में संसद में पुरुष जितनी सीटों पर बैठे हुए हैं उसमें 63 या 69 सीटों का इजाफा और हो जाएगा। यानी 800 से ज्यादा सीटों वाली जो लोकसभा होगी उसमें पुरुषों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी पहले से, तब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा। 543 में अगर लागू किया जाएगा तो पुरुषों को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, महिलाओं को आरक्षण देने में कुछ दिनों के लिए उनकी सीटें कम हो जाएंगी, फिर जब परिसीमन हो जाएगा तो फिर से उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। जाहिर है ये लोग वो करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ने इनकी इस हरकत को भांप लिया और उसने कहा कि भाई 2011 की जनगणना के आधार पे आप परिसीमन आपको क्यों करने दें, क्यों करना चाहते हैं आप परिसीमन उससे, जब आपका जनगणना कमिश्नर आपसे कह रहा है कि हम अगले साल तक सितंबर अक्टूबर तक परिसीमन जनगणना करके आपको दे देंगे और फिर आपका जो परिसीमन आयोग होगा वो परिसीमन कर देगा। इसके लिए ये पूरा प्रपंच मोदी जी ने रचा और लगातार सब जगह झूठ बोलकर वो दिखा रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डाल रहा है और सबसे बड़े महिलाओं की खैरख्वाह वो है। इस चक्कर में हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ जितने महिला विरोधी कृत्य किए हैं, जितने बलात्कारियों को और यौन दुराचारियों को बचाया है पिछले 11 साल में, उन सबकी लिस्टें प्रकाशित होने लगी हैं। AI से बनी हुई तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर,
एक तस्वीर है, इसमें सोफे पे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उनके पीछे बाबा राम रहीम, आसाराम और वो उन्नाव का बलात्कारी विधायक, हाँ, कुलदीप सेंगर। और ये सब, हाँ, लास्ट में एप्स्टीन, ब्रजभूषण शरण सिंह सब खड़े हुए हैं पीछे, और पीछे लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण विधेयक की ड्राफ्टिंग कमेटी। ये लिखा हुआ है पीछे। तो अब ये इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं, ये सब एआई जनरेटेड हैं, और वो तस्वीरें चलाने वाले भी कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, वो उन्हें कहना भी, लेकिन भाई वो अब एआई मौजूद है, तस्वीर बन सकती है, एआई मौजूद नहीं होती तो ये बातें शब्दों में लिख के कही जाती है। हाँ, मैसेज तो दे ही दिया उन्होंने कि कौन को साथ में, हाँ, दे दिया। अच्छा, अब ये बहुत प्रशांत भूषण जैसे जैसे संजीदा आदमी, इतने बड़े वकील हैं, बड़े सम्माननीय, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने ये पोस्ट किया है, ये तस्वीर पोस्ट की है उन्होंने, आप सोचिए। और बहुत तमाम बातें चल रही हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री की पत्नी की एक तस्वीर है, तो वो नीचे वो एक तरह का लेमेंट, एक तरह का अफसोस व्यक्त कर रही हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते, इस प्रकार का अफसोस व्यक्त कर रही हैं, तो वो भी एआई जनरेटेड है। लेकिन ये लगातार इस तरह का प्रचार चल रहा है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से लोग एक दूसरे से हिसाब साफ करने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत लोग निकल के आ रहे हैं और तरह तरह की बातें लोगों के कानों में बता रहे हैं। ऐसा आज मैं मधु किश्वर का एक वीडियो में मेरी निगाह पड़ी, तो हमारी मित्र हैं, तो उनका वीडियो में सुनने लगा, तो वो बता रही थी मधु जी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में कुछ पता नहीं ऐसी बातें बता रही थी, इसका कहना मुश्किल है। फिर वो कह रही थी कि महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे असुरक्षित जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पीएमओ है वो है, मैं तो अपनी बेटी को कभी भेजूंगी नहीं पीएमओ में काम करने के लिए, भले ही वो आईएएस अफसर क्यों ना हो, मतलब वो इस प्रकार की बातें कह रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सब पूरा जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, इस चक्कर में क्या होगा कि बड़ी शीशा लेदर होगी, और मतलब एक तरह से जूतों में दाल बटी जाएगी इन मसलों पे। हो ही रहा है, चर्चा में आ ही रहा है। तो उससे कोई बीजेपी का भला तो कोई होने वाला नहीं है। ठीक बात है, और चर्चा और दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई फेमिनिस्ट, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, प्रोफेसर मधु किश्वर, सब लोग उठाते हैं। उनका पूछना है कि, मतलब मैं पहले साफ कर दूं, महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण का बहुत बड़ा समर्थक, आज भी समर्थक। उनका पूछना यह है कि क्या इस देश में ऐसा कोई आंदोलन हुआ है इसमें महिलाओं ने सड़क पर खड़े होकर अपने लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की हो? एक जुलूस निकला हो पूरे देश में कहीं कि एक सरकार को कोई मेमोरेंडम दिया गया हो कि हमें राजनीतिक आरक्षण दिया जाए? क्या बीजेपी से भी मांग की गई थी कि आप ऐसा कीजिए जो बीजेपी ने किया? या इससे भी पहले कभी ये हुआ है कभी ऐसा? मतलब महिला संगठनों ने, नारीवादियों ने कभी कुछ ऐसा किया है? कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी नहीं हुआ। मैं दिन रात इस तरह की बातों पर निगाह रखता हूं, मैं सीएसडीएस में था, तब से महिला आरक्षण के बारे में लिखते बोलते रहे हैं हम लोग सब, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो बहुत सारे इसमें सवाल उठने लगे हैं। ये सब सवाल जो है ना, बीजेपी जितना उसमें गुब्बारे को फुलाना चाहती थी, उसकी हवा निकलने लगी है। ये हवा, ये 10 दिन नहीं टिक पाएगा बीजेपी का मामला। ये 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाएंगे, इसका तो छोड़ ही दीजिए। 10 दिन में इसकी गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। त्रिकुटी के एक आखिरी सवाल, मुरली मनोहर जोशी का एक बयान वायरल हो रहा है कि हम विश्वगुरु नहीं है, पहले थे अब नहीं है। तो रह के मुरली मनोहर जोशी को अपना यादें आती हैं, आडवाणी जी को यादें आती हैं कि उनके चेले ने क्या खेल कर दिया उनके साथ। देखिए, जोशी जी जो हैं वो एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही चहेते बुद्धिजीवी नेता थे, पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लगातार उनको शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री बनाए रखा गया। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वगैरह भी रहे, और वो किसी से दबने अबने वाले व्यक्ति नहीं है। जो जिस बात को साफ समझते हैं, पहले भी खुल के कहते थे जम के, आज भी वो उस बात को साफ तौर पर कहते हैं। वो नरेंद्र मोदी की अर्थनीति से भी सहमत नहीं है, नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति से भी सहमत नहीं है, और वो नरेंद्र मोदी का जो एक प्रोपेगेंडा
पिच रहती है कि हम विश्वगुरु हैं, ये वो हैं, इन सब से भी वो सहमत नहीं है। वो अपनी बात साफ तौर पर कहते हैं और भाजपा के अंदर भी इस प्रकार की प्रोपेगेंडा बातों का मजाक उड़ता है। खुल के तो कोई मजाक कर नहीं सकता। जो सत्ता में आदमी है मोदी, उसकी गर्दन मरोड़ देंगे अगर वो इस तरह उसका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। ये कुछ एंकरनियां हैं, वो मोदी जी को विश्वगुरु कहने की कोशिश करती है। तो जब आजकल हालत ये हो गई है कि वहां मौजूद लोग जो होते हैं बहस करने के लिए, जो कुछ निष्पक्ष दिखाने के लिए कुछ आलोचकों को बुलाया जाता है, फिर वो आलोचक उनके धुर्रे उड़ाते हैं। तो ये सब चल रहा है। ये विश्वगुरु बहुत हास्यास्पद बात है। विश्वगुरु, अमृतकाल, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। ये केवल अब तो बीजेपी वाले इनको कहते हैं और खुद ही हंस देते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। एक ही केवल बात है, क्या एसआईआर बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाएगी? नंबर 1 बात। ये आपका डिलिमिटेशन ये कर नहीं पाए, अभी पास नहीं करा पाए, वरना उनका दूसरा दांव था डिलिमिटेशन। केवल अब एक रह गया है दांव एसआईआर, जो ज्ञानेश कुमार के जरिए ये चला रहे हैं। क्या एसआईआर इनकी जो बढ़ती हुई अलोकप्रियता है, उसके बावजूद इन्हें चुनाव जिताने में मदद कर सकती है? ये है एक बड़ा सवाल जिसके ऊपर सबको गौर करना है और सबको निगाह टिकाए रखनी चाहिए। इसका बहुत कुछ फैसला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजे से भी निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। ठीक कह रहे हैं अभय जी कि एक एक करके महिलाओं का जितना यौन शोषण भाजपा नेताओं ने किया है, उतना शायद किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। कैसे ये लोग महिलाओं के चरित्र की बातें कर लेते हैं, महिलाओं के हितों की बात कर लेते हैं मंच पे, हकीकत कहीं जुदा है। आप उठा के देखिए, मैं तो हमेशा कहते रहता हूं कि क्यों नहीं संघ का प्रमुख कोई महिला हो जाती, भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बना दे, तब बात करें महिलाओं की। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। मुझे यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा, बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।